हेलो ऑल ऑफ यू। मैं क्षितेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा। कंपनी लॉ के पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंपनी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए किन औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, और हमने देखा था कि कंपनी अपना व्यवसाय कैसे प्रारंभ करती है। कंपनी लॉ के डिस्कशन को ही हम आज आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी का समापन। आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि कंपनी के वाइंडिंग अप या समापन का क्या अर्थ है, वाइंडिंग अप की क्या विशेषताएं हैं, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या अंतर है, कंपनी के वाइंडिंग अप के क्या मेथड्स हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के क्या कार्य हैं, कंपनी के वाइंडिंग अप की क्या प्रक्रिया है, वाइंडिंग अप के लिए नियुक्त किए जाने वाले लिक्विडेटर की क्या ड्यूटीज़ होती है, और इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि कंपनी के वाइंडिंग अप का कंपनी के अस्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। कंपनी का समापन यानी कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करना यह सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के समान नहीं होता है। कंपनी के समापन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। कंपनी को समाप्त करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। चूँकि कंपनी की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि कंपनी को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अन्य प्रारूपों से अलग रखती है, इसलिए कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के समान आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी का निर्माण लॉ के द्वारा किया जाता है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका अर्थ है कंपनी का अस्तित्व कंपनी के सदस्यों के अस्तित्व से अलग माना जाता है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका अर्थ है कंपनी के सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर या कंपनी के सदस्यों के द्वारा अपनी सदस्यता का त्याग कर दिए जाने पर भी कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है। कंपनी के व्यापार का दायरा बहुत बड़ा होता है और कंपनी के व्यापार का बहुत से वर्गों पर प्रभाव पड़ता है। इन सभी कारणों से कंपनी के समापन की प्रक्रिया जटिल होती है और कंपनी का समापन लॉ के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब हम कंपनी लॉ के अनुसार वाइंडिंग अप की डेफिनेशन को समझते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच द लाइफ ऑफ ए कंपनी इज ब्रॉट टू एन एंड इट्स प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। यदि हम वाइंडिंग अप की परिभाषा के आधार पर वाइंडिंग अप की विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है। वाइंडिंग अप से कंपनी की लाइफ समाप्त हो जाती है। वाइंडिंग अप में कंपनी के प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के मेंबर्स और क्रिएटर्स के बेनिफिट के लिए किया जाता है। वाइंडिंग अप में कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाता है जिसे लिक्विडेटर कहते हैं। वाइंडिंग अप के दौरान लिक्विडेटर कंपनी पर कंट्रोल करता है। वह कंपनी की सभी एसेट्स को कलेक्ट करता है, कंपनी के सारे डेब्ट्स का पेमेंट करता है, और यदि अंत में कोई सरप्लस अमाउंट बच जाता है तो सरप्लस अमाउंट को कंपनी के मेंबर्स के बीच में उनके अधिकार के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यदि हम वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन की बात करें तो दोनों शब्द सुनने में एक समान लगते हैं, पर कानूनी दृष्टि से दोनों का अर्थ अलग अलग है। कंपनी का वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरकर कंपनी डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ती है, जबकि डिसोल्यूशन कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस का एंड रिजल्ट है। वाइंडिंग अप के प्रोसेस में कंपनी की लीगल एंटिटी कंटिन्यू बनी रहती है, जबकि डिसोल्यूशन में कंपनी की लीगल एंटिटी समाप्त हो जाती है। वाइंडिंग अप के प्रोसेस में यदि आवश्यक हो और कंपनी के हित में हो तो कंपनी अपने बिजनेस का संचालन कर सकती है, जबकि डिसोल्यूशन में कंपनी का एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाता है, इसलिए कंपनी का बिजनेस सीज हो जाता है। इस प्रकार डिसोल्यूशन की तुलना में वाइंडिंग अप का एरिया लिमिटेड होता है और वाइंडिंग अप की तुलना में डिसोल्यूशन का एरिया बड़ा होता है। डिसोल्यूशन में वाइंडिंग अप भी शामिल होता है। यदि हम कंपनी के वाइंडिंग अप के मेथड्स की बात करें तो कंपनी एक्ट में कंपनी के वाइंडिंग अप के दो मेथड्स बताए गए हैं। पहला कंपलसरी वाइंडिंग अप और दूसरा वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि कंपनी का समापन करना जरूरी हो जाता है और कंपनी के समापन के लिए एक ट्रिब्यूनल को नियुक्त किया जाता है तो इसे कंपलसरी वाइंडिंग अप या वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है। और जब कंपनी का समापन अनिवार्य न होकर के ऐच्छिक होता है तो इसे वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहा जाता है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप दो प्रकार का होता है। जब कंपनी के मेंबर्स की इच्छा से कंपनी का समापन किया जाता है तो इसे मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहा जाता है, और जब कंपनी के क्रेडिटर्स की इच्छा से कंपनी का समापन किया जाता है तो इसे क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहा जाता है। जब कंपनी का समापन किया जाना अनिवार्य हो जाता है तो कंपनी का समापन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाता है। इसे संक्षेप में NCLT भी कहा जाता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। यह 1 जून 2016 को अस्तित्व में आया था और कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनियों के आर्बिट्रेशन, कंपनियों के अरेंजमेंट्स, कंपनियों के वाइंडिंग अप, कंपनियों के कॉम्प्रोमाइज़ेस और कंपनियों के रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित सारे मामले
NCLT के क्षेत्राधिकार में ही आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनके कारण कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाना अनिवार्य होता है। तो इसका उत्तर कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 271 में दिया गया है। सेक्शन 271 में 6 कंडीशंस बताई गई हैं जिनके होने पर कंपनी का वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होता है। फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है कि यदि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का वाइंडिंग अप करना अनिवार्य होता है। सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि यदि कंपनी खुद स्पेशल रेजोल्यूशन के माध्यम से अपने वाइंडिंग अप का प्रस्ताव रखती है, तो कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाना अनिवार्य होता है। थर्ड कंडीशन में बताया गया है कि यदि कंपनी कोई नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करती है तो उसका वाइंडिंग अप करना अनिवार्य होता है। जैसे कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जिससे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो, या कंपनी ऐसा कोई कार्य करती है जिससे स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा हो, या कंपनी ऐसा कोई कार्य करती है जिससे फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप खराब होती है, या कंपनी के द्वारा पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, या कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे डिसेंसी और मॉरलिटी का हनन होता है, तो ये सारे कार्य नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध होने के कारण कंपनी का समापन अनिवार्य हो जाता है। फोर्थ कंडीशन में यह बताया गया है कि यदि ट्रिब्यूनल को लगे कि कंपनी के द्वारा कोई कपटपूर्ण कार्य किया जा रहा है, या कंपनी का निर्माण अनलॉफुल पर्पस के लिए किया गया है, या कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा फ्रॉड, मिसफिजेंस या मिसकंडक्ट का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का समापन करना अनिवार्य होता है। फिफ्थ कंडीशन में बताया गया है कि यदि कंपनी के द्वारा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और उसमें चूक की गई है, तो यह माना जाता है कि कंपनी के द्वारा कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है, और ऐसी कंडीशन में कंपनी का वाइंडिंग अप अनिवार्य होता है। सिक्स्थ कंडीशन में यह बताया गया है कि यदि ट्रिब्यूनल को लगे कि कंपनी का समापन उचित और न्यायसंगत है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाना अनिवार्य होता है। कंपनी के वाइंडिंग अप के जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में कंपनी एक्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। पिछले केस लॉज और परंपराओं के आधार पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी का समापन उचित और न्यायसंगत है। जैसे यदि कंपनी के द्वारा कंपनी के रजिस्ट्रार को स्टेचुरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में त्रुटि की जाती है, या कंपनी के द्वारा स्टेचुरी मीटिंग बुलाने में त्रुटि की जाती है, तो कंपनी का समापन अनिवार्य माना जाता है। यदि कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के बाद भी अपना व्यापार प्रारंभ करने में समर्थ रहती है, या कंपनी अपने व्यापार को प्रारंभ करने के बाद 1 साल तक स्थगित रखती है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का वाइंडिंग अप अनिवार्य होता है। कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी के व्यापार के संचालन के लिए पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्यों का रहना जरूरी होता है। यदि कंपनी के सदस्यों की संख्या न्यूनतम से कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का समापन अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होने पर, या कंपनी का आधार समाप्त होने पर, या कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के द्वारा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रति दमनात्मक कार्रवाई करने पर कंपनी के समापन को अनिवार्य माना जाता है। अब दूसरा प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए कि कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन कौन फाइल कर सकता है। तो इसका उल्लेख कंपनी एक्ट के सेक्शन 272 में किया गया है। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए कंपनी खुद पिटीशन फाइल कर सकती है यदि उसने वाइंडिंग अप के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो। एक क्रेडिटर भी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है यदि उसे लगता है कि कंपनी के एसेट्स कंपनी की लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक या एक से अधिक कंट्रीब्यूटरीज भी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कंपनी एक्ट के अनुसार कंट्रीब्यूटरी शब्द का अर्थ 3 प्रकार के व्यक्तियों से लिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो पहले कंपनी का सदस्य रहा हो और उसने कंपनी को एक निश्चित राशि देने की गारंटी दी हो। दूसरा ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में कंपनी का सदस्य है और उसके द्वारा कंपनी की शेयर कैपिटल का कंप्लीट पेमेंट कर दिया गया है। और तीसरा ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में कंपनी का सदस्य है पर उसने कंपनी की शेयर कैपिटल की डिमांड की गई सभी राशि का भुगतान नहीं किया है। ये तीनों ही व्यक्ति कंट्रीब्यूटरी कहलाते हैं। और यदि उनको लगता है कि कंपनी अपनी स्टेचुरी मीटिंग को होल्ड करने में फेल हो गई है, या कंपनी के द्वारा अपनी वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है, या कंपनी के मेंबर्स की संख्या न्यूनतम सदस्य संख्या से कम हो गई है, तो उनके द्वारा कंपनी के समापन के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कंपनी का रजिस्ट्रार, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या ROC भी कहा जाता है, वह किसी भी आधार पर कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। इसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना होता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया गया हो और उसके द्वारा कंपनी के बिजनेस की जांच पड़ताल की गई हो, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद वह व्यक्ति भी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। इन सभी व्यक्तियों के अतिरिक्त यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जो कि नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। अब यदि हम ट्रिब्यूनल के पावर्स की बात करें तो सेक्शन 272 में बताए गए व्यक्तियों के द्वारा यदि कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल की जाती है तो सेक्शन 273 में दी गई शक्तियों के अनुसार ट्रिब्यूनल ऐसे पिटीशन को डिसमिस कर सकता है, या इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकता है, या प्रोविजनल लिक्विडेटर की नियुक्ति कर सकता है, या कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर जारी कर सकता है, या ऐसा कोई ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल को उचित लगे वह जारी कर सकता है। अब हम देखते हैं कि कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस को कब से स्टार्ट माना जाता है। तो जिस डेट को कंपनी के द्वारा कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, या जिस डेट को ट्रिब्यूनल के सामने कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाती है, उनमें से जो डेट पहले आती है उस डेट से कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस को स्टार्ट माना जाता है। अब हम देखते हैं कि कंपनी के वाइंडिंग अप का प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि कंपनी के कार्य का दायरा बहुत बड़ा होता है और कंपनी के कार्य से बहुत से पक्ष प्रभावित होते हैं, इसलिए किसी पक्ष पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसलिए कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस को निर्धारित क्रम से किया जाता है। सबसे पहले कंपनी के कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल की जाती है। इसके बाद ट्रिब्यूनल के द्वारा उस एप्लीकेशन पर विचार किया जाता है। इसके बाद कंपनी के वाइंडिंग अप की जानकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। इसके बाद न्यूज़पेपर्स में कंपनी के वाइंडिंग अप का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, जिससे किसी पक्ष को यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के वाइंडिंग अप से कोई आपत्ति होती है तो कंपनी के वाइंडिंग अप को रोकने के लिए ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन लगा सकता है। इसके बाद ट्रिब्यूनल के द्वारा उस एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाती है। सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल के द्वारा जो उचित लगे वह आदेश जारी किया जा सकता है। यदि ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाता है तो ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी के लिक्विडेशन के लिए लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी के ऑडिटर की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। लिक्विडेटर के द्वारा कंपनी की एसेट्स को बेचा जाता है और कंपनी के लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा हो जाने के बाद लिक्विडेटर के द्वारा अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत कर दी जाती है। इसके आधार पर ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी के डिसोल्यूशन की घोषणा कर दी जाती है और इसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दे दी जाती है। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा कंपनी के रजिस्टर में से कंपनी का नाम काटने के बाद ही कंपनी का अस्तित्व समाप्त माना जाता है। यदि हम लिक्विडेटर की ड्यूटीज़ की बात करें तो लिक्विडेटर को कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस को कंडक्ट करना होता है, कंपनी की संपत्ति को अपने अधिकार में लेना होता है, कंपनी की संपत्ति को बेचकर जो धनराशि प्राप्त होती है उसे बैंक में जमा करना होता है। लिक्विडेटर को कंपनी के क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज़ की बैठक बुलानी होती है। इस बैठक में उसके द्वारा क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटरीज़ के पक्षों को सुना जाता है और उसके आधार पर उनके डिस्प्यूट्स का निराकरण किया जाता है। लिक्विडेटर को ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है। उसे आवश्यक पुस्तकें मेंटेन करनी होती हैं, कंपनी के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को सबमिट करना होता है, ऑडिट के लिए आवश्यक सूचनाएं देनी होती हैं। इसके अतिरिक्त लिक्विडेशन की कार्रवाई के इंस्पेक्शन के लिए निरीक्षण समिति के गठन की कार्रवाई भी करनी होती है और लिक्विडेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लिक्विडेटर के द्वारा कंपनी के एसेट्स को बेचा जाता है और उससे प्राप्त राशि से कंपनी के लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। कंपनी की लायबिलिटीज़ का पेमेंट किस क्रम में होगा, इसके संबंध में कंपनी एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। सबसे पहले लिक्विडेटर के द्वारा लिक्विडेशन के कॉस्ट या लीगल एक्सपेंसेस का भुगतान किया जाता है। इसके बाद कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनका कि कंपनी के एसेट्स पर फिक्स्ड चार्ज होता है उनका पेमेंट किया जाता है। इसके बाद कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वेजेस और सुपर एन्यूशन का भुगतान किया जाता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और कंपनी के एम्प्लॉयज़ का पेमेंट हो जाने के बाद लिक्विडेटर के द्वारा कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहले अनसिक्योर्ड प्रेफरेंस क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है जिनका कि कंपनी के किसी एसेट्स पर फ्लोटिंग चार्ज होता है, और इसके बाद शेष बचे हुए क्रेडिटर्स का जिनका कंपनी के एसेट्स पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती है उनका भुगतान किया जाता है। यदि कंपनी के एसेट्स में से आउटसाइडर्स का भुगतान हो जाने के बाद कुछ सरप्लस राशि बचती है तो लिक्विडेटर के द्वारा उस सरप्लस राशि को कंपनी के शेयर होल्डर्स में उनके अधिकार के अनुपात में डिवाइड कर दिया जाता है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप कंपनी के लैंडर्स या कंपनी के शेयर होल्डर्स की इच्छा के आधार पर किया जाता है तो उसे वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहा जाता है। ऐसे वाइंडिंग अप में कंपनी के लैंडर्स और शेयर होल्डर्स ट्रिब्यूनल में जाने के बजाय आपसी मामले पारस्परिक समझौते के द्वारा निपटाते हैं। ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपलसरी वाइंडिंग अप की तुलना में वॉलंटरी वाइंडिंग अप अधिक सुविधाजनक है क्योंकि इसमें कम प्रतिबंध होते हैं, इसलिए यह वाइंडिंग अप की सबसे लोकप्रिय विधि है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप दो कंडीशन में हो सकता है, साधारण प्रस्ताव के द्वारा और विशेष प्रस्ताव के द्वारा। यदि कंपनी के आर्टिकल्स के अनुसार कंपनी की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है या ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसके कारण कंपनी का समापन होना जरूरी होता है तो साधारण प्रस्ताव के द्वारा वॉलंटरी वाइंडिंग अप किया जा सकता है। अन्य किसी भी कारण के आधार पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी का वाइंडिंग अप किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था,
वॉलंटरी वाइंडिंग अप दो प्रकार का होता है, सदस्यों के द्वारा ऐच्छिक समापन यानी मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप और ऋणदाताओं के द्वारा ऐच्छिक समापन यानी क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब कंपनी की एसेट्स कंपनी की लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए पर्याप्त होती है और कंपनी अपने डेब्ट्स का पेमेंट करने के लिए एबल होती है और यदि कंपनी के मेंबर्स को लगता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में होने वाले वाइंडिंग अप को मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहा जाता है। जब कंपनी के मेंबर्स की इच्छा पर कंपनी का वाइंडिंग अप किया जाना हो तो कंपनी एक्ट में बताए गए प्रोसेस के अनुसार सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करना होता है। इसके बाद कंपनी की टोटल एसेट्स की लिस्ट तैयार की जाती है, कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ की लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सामने कंपनी के सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन दिया जाता है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने में सक्षम है। इसके साथ कंपनी के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट अटैच की जाती है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कंपनी के वाइंडिंग अप की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा होने के बाद कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए लिक्विडेटर्स की नियुक्ति की जाती है। लिक्विडेटर्स के द्वारा कंपनी के लिक्विडेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। अंत में कंपनी की एक फाइनल मीटिंग होती है जिसमें कंपनी के डिसोल्यूशन की घोषणा की जाती है। जब कंपनी का वाइंडिंग अप क्रेडिटर्स की इच्छा के आधार पर होता है तो उसे क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहा जाता है। जब कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन वीक होती है और कंपनी की एसेट्स कंपनी की लायबिलिटीज़ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सामने कंपनी की सॉल्वेंसी डिक्लेयर नहीं की जाती है। ऐसी कंडीशन में क्रेडिटर्स को लगता है कि कंपनी की स्थिति खराब होने के कारण उनको क्षति पहुंच सकती है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी के क्रेडिटर्स के द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है और कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इसके बाद लिक्विडेटर के द्वारा कंपनी के लिक्विडेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। लिक्विडेशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद लिक्विडेटर के द्वारा फाइनल मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में कंपनी के डिसोल्यूशन की घोषणा की जाती है। कंपनी के डिसोल्यूशन की घोषणा होने के बाद कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यदि हम कंपनी के वाइंडिंग अप के इफेक्ट की बात करें तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की स्थिति में जिस डेट को कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए प्रपोजल पास किया जाता है उस डेट से ही कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसेस को स्टार्ट माना जाता है। वाइंडिंग अप की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद कंपनी को अपने व्यवसाय को बंद करना होता है जब तक कि उसे चलाए रखना कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए लाभप्रद ना हो। वाइंडिंग अप की प्रोसेस चालू होने के बाद कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है और कंपनी के सदस्यों की स्थिति में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वाइंडिंग अप की प्रोसेस में चूँकि कंपनी की सभी संपत्तियां लिक्विडेटर के कंट्रोल में आ जाती हैं, इसलिए लिक्विडेटर की परमिशन के बिना कंपनी के किसी भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। वाइंडिंग अप में चूँकि सारे अधिकार कंपनी के लिक्विडेटर को दे दिए जाते हैं, इसलिए कंपनी के मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। वॉलंटरी वाइंडिंग अप की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद कंपनी के किसी भी क्रेडिटर के द्वारा कंपनी के ऊपर कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और वाइंडिंग अप से चूँकि कंपनी का अस्तित्व समाप्त होना होता है, इसलिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सेवा मुक्त माना जाता है। जब वाइंडिंग अप की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी जाती है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कंपनी के वाइंडिंग अप की सूचना भेज दी जाती है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है और संतुष्ट हो जाने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा अपने रजिस्टर में से कंपनी का नाम काट दिया जाता है। कंपनी का नाम काट दिए जाने के बाद कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है। डिसोल्यूशन हो जाने से चूँकि कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसलिए किसी भी पक्ष के द्वारा इसके बाद कंपनी के ऊपर कोई बात प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आज के लेक्चर में हमने देखा कि कंपनी का वाइंडिंग अप कैसे किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपल्सरी वाइंडिंग अप और मेंबर्स या क्रेडिटर्स की इच्छा के आधार पर वॉलंटरी वाइंडिंग अप के प्रावधान की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अगले लेक्चर में हम और भी बहुत से एजुकेशनल टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। थैंक यू।